चलो बच्चों, हम लोग अनदर क्वेश्चन वॉच करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन आप रेगुलरली वॉच कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे साथ आप रेगुलरली बने रह रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस। चलिए, क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया मैंने क्वेश्चन ये। द हार्ट वॉल्व्स आर हिस्टोलॉजिकली डैश। हार्ट वॉल्व्स में, क्वेश्चन में जो हार्ट वॉल्व्स मेंशन्ड हैं, ये मैं एवी वॉल्व्स को बोल रहा हूँ, जिनको आप लेफ्ट एंड राइट एवी वॉल्व्स के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़िए। एंड सिमिलर टू डैश ऑफ हार्ट। तो क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जो हार्ट वॉल्व्स हैं, ये हिस्टोलॉजिकली किसके सिमिलर हैं। आप ऑप्शन में देख रहे हैं, हार्ट वॉल्व्स को आपको हिस्टोलॉजिकली कंपेयर करना है या तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से, या फिर आपको कंपेयर करना है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम से, या फिर आपको कंपेयर करना है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। मतलब आप हार्ट में जो भी सेप्टम पाए जाते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर, इंटर वेंट्रिकुलर एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इनसे आपको कंपेयर करना है। तो चलिए, मैं आपको पहले सेप्टम को हिस्टोलॉजिकली एक्सप्लेन कर दूं। तो हार्ट का जो सेप्टम है, तो इस तरह से आप देखिए कि आप जानते हैं दोनों ऑर्किल को बाइसेक्ट करता है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और ये इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम जो है मस्कुलर टिश्यू है हिस्टोलॉजिकली। और वेंट्रिकल का दो पार्ट में पार्टीशन करने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी मस्कुलर टिश्यू है। और ऑर्किल्स और वेंट्रिकल्स के पार्टीशन के लिए ये आप जो देख रहे हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ए भी सेप्टम, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। और याद रखेंगे, जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है हार्ट वॉल्व्स, ये बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स हैं, ये फ्लैप ऑफ वाइट फाइबर्स हैं। यानी ये हिस्टोलॉजिकली कह सकते हैं जो हार्ट वॉल्व्स हैं वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो ये हार्ट वॉल्व्स हिस्टोलॉजिकली वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं और किस सेप्टम के हिस्टोलॉजिकली सिमिलर होंगे। तो आपका आंसर होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम किस ऑप्शन में है? आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, आप जानते हैं वाइट फाइबर, जो ऑप्शन बी है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है लिखा हुआ ऑप्शन बी में, यहाँ तक तो सही है। लेकिन इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम के ये सिमिलर नहीं है क्योंकि वो मस्कुलर टिश्यू है। तो ये क्वेश्चन का आप इजली एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग अनदर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो अनदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन increases blood sugar level without triggering, without stimulating the formation of second messenger in target cells। क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सा हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल को इनहेंस करता है बिना सेकेंड मैसेंजर के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट किए हुए टारगेट सेल्स में। तो जरा हम लोग हार्मोन्स को डिस्कस कर लें। हार्मोन्स जो होते हैं, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस, हार्मोन्स दो तरह के हैं। एक उनका क्लास है सरफेस एक्टिंग हार्मोन्स और दूसरा क्लास है उनका साइटोप्लाज्म एक्टिंग हार्मोन्स। जो सरफेस एक्टिंग हार्मोन्स हैं, टारगेट सेल पे उनके लिए रिसेप्टर सरफेस पे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं वाटर सॉल्युबल नेचर के होते हैं और टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टारगेट सेल के अंदर नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिए, वही वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं जिनके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाए जाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो याद रखिए, हार्मोन्स के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं उनका एंट्री टारगेट सेल के अंदर नहीं हो पाता है और ब्लड सर्कुलेशन से उनको पिकअप करने के लिए टारगेट सेल्स अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स रखते हैं। तो ये सरफेस एक्टिंग हार्मोन्स हैं। ये टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड करेंगे। रिजल्टेंट इनके बाइंडिंग के रिस्पॉन्स में कुछ केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं टारगेट सेल के अंदर।
तो इन केमिकल कंपाउंड्स को सेकेंड मैसेंजर कहते हैं, हॉर्मोन्स को फर्स्ट मैसेंजर कहेंगे, और ये सेकेंड मैसेंजर्स हॉर्मोन्स के बिहाफ में टारगेट सेल में मेटाबॉलिक चेंजेस ला करके हार्मोनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सेकेंड मैसेंजर्स जैसे केमिकल्स बनते हैं इन केस ऑफ सरफेस एक्टिंग हार्मोन्स, वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स, प्रोटीनाशियस हार्मोन्स। और जो साइटोप्लाज्म एक्टिंग हार्मोन्स हैं वो लिपोफिलिक होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वो डायरेक्टली टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर आ सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, और उनके लिए जो रिसेप्टर होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है टारगेट सेल के, इसलिए उनको हम साइटोप्लाज्म एक्टिंग हार्मोन्स कहते हैं। एक्सेप्शनली ऐसे कुछ हार्मोन्स के रिसेप्टर्स टारगेट सेल के न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में होते हैं। सो कलेक्टिवली दे आर नोन एज साइटोप्लाज्म एक्टिंग हार्मोन्स। तो साइटोप्लाज्म एक्टिंग हार्मोन्स टारगेट सेल के अंदर आते हैं, खुद से टारगेट सेल में मेटाबॉलिक चेंजेस ला सकते हैं, हार्मोनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इनके केस में सेकेंड मैसेंजर जैसे केमिकल्स नहीं बनते। तो आप याद रखेंगे इसके एग्जांपल्स कौन है, तो एस्टेरॉयडल हार्मोन्स। आप एस्टेरॉयडल हार्मोन्स जानते हैं, वैसे हार्मोन्स जो सर्टेन एस्टेरॉयड से सिंथेसाइज होते हैं, और चूंकि एस्टेरॉयड एक क्लास ऑफ लिपिड है तो ये जो एस्टेरॉयड से हार्मोन्स बनेंगे ये लिपोफिलिक नेचर के होंगे। दूसरा एग्जांपल है साइटोप्लाज्म एक्टिंग हार्मोन्स के थायरॉयडल हार्मोन्स, T3 एंड T4 हार्मोन्स। तो इनके केस में एस्टेरॉयडल और थायरॉयडल हार्मोन्स के केस में सेकेंड मैसेंजर्स नहीं बनते। चलिए हम लोग ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हैं। पहला जो ऑप्शन है ग्लूकागोन, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता तो है लेकिन ये सरफेस एक्टिंग हार्मोन है, एक्टिविटी इसकी सेकेंड मैसेंजर पे डिपेंडेंट है। इपिनेफ्रिन भी ब्लड ग्लूकोज लेवल इनहेंस करता है लेकिन ये भी सरफेस एक्टिंग हार्मोन है, सेकेंड मैसेंजर पे इसकी भी एक्टिविटी डिपेंडेंट होती है। थायरॉक्सिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्लाइटली इंक्रीज करता है, और पर्टिकुलरली थायरॉक्सिन के द्वारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इनहेंस किया जाए इसके लिए जीएच का, ग्रोथ हार्मोन का प्रेजेंस रिक्वायर्ड होता है। मतलब थायरॉक्सिन जो है जिसको हम T4 भी कहते हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल पे कुछ खास इफेक्ट नहीं रखता, इंडिविजुअली उसका इफेक्ट नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स एंड सर्टेन हार्मोन्स थायरॉक्सिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल इनहेंस करता है। तो कॉर्टिसोल पे आते हैं हम लोग। कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप का हार्मोन है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इनहेंस करता है। जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं एस्टेरॉयडल हार्मोन्स के एग्जांपल हैं। तो कॉर्टिसोल एस्टेरॉयडल हार्मोन है, सेकेंड मैसेंजर पे इसकी एक्टिविटी डिपेंडेंट नहीं है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इनहेंस करता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉर्टिसोल, ऑप्शन डी। ओके, तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे, सेटिस्फाइड शायद होंगे। तो इसी तरह से हम सब क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। अनदर क्वेश्चन आपके सामने आपके लिए स्क्रीन पे, चलिए अनदर क्वेश्चन को देखिए। अनदर क्वेश्चन इज some athletes take steroids in attempt to enhance their physical performance. This can lead to decreased sperm production and even sterility. What is the most likely explanation for this effect? ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, जिसमें आप इस चैप्टर के एंड में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को पढ़ते हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। आप याद रखिए क्वेश्चन में जो डिस्कशन है, क्वेश्चन है कि कुछ एथलीट्स स्टेरॉइड्स यूज करते हैं अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। आप याद रखिए एथलीट्स जिस स्टेरॉइड को अपने फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज करते हैं इनको हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये जब ह्यूमन बॉडी में स्टेरॉइड्स कंज्यूम किए जाते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन मसल्स में प्रोटीन एनाबॉलिज्म को, प्रोटीन सिंथेसिस को फेवर करता है। तो एथलीट्स इसीलिए स्टेरॉइड लेते हैं कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, ताकि उनके मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस का रेट ज़्यादा हो, ताकि उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ सके।
लेकिन इसका साइड इफेक्ट है कि टेस्टोस्टेरोन का, एंड्रोजेंस का लेवल एक्सेस हो जाएगा, तो फिर टेस्टोस्टेरोन का आप जानते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे निगेटिव फीडबैक इफेक्ट है। आप जानते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, जो इवोक करता है लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन के लिए। तो LH तब तक इवोक करता है लेडिक सेल्स को, इंटरस्टिशियल सेल्स को टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन के लिए, जब तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल रिलेटिवली कम है। जब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन LH की सिक्रीशन को फर्दर इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे इस केस में जो एथलीट्स हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेज से स्टेरॉयड ले रहे हैं और वो स्टेरॉयड ह्यूमन बॉडी में आकर के टेस्टोस्टेरोन बना रहा है। तो इस तरह से एथलीट्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन फर्दर LH सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस की बारी आएगी, वहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी अवेलेबिलिटी नॉर्मल से कम हो पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेरॉयड कभी कभी कंज्यूम किया जाता है, रोज स्टेरॉयड खाना पॉसिबल नहीं है। एथलीट्स कभी सर्टेन डेज, मंथ में 2-4 बार स्टेरॉयड खा लिए, उनका कुछ महीनों में कुछ दिनों के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया और टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने की वजह से उनका जो LH लेवल है वो डाउन हो गया। तो ऐसा कुछ दिन तक ही होगा, मंथ में, क्योंकि रोज स्टेरॉयड नहीं खा रहे हैं वो। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है तब तो स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूड है, लेकिन LH के कम होने से रिमेनिंग डेज जब स्टेरॉयड नहीं लिया गया है, LH लेवल के कम होने से फर्दर टेस्टोस्टेरोन सफिशिएंट लेवल पे रिलीज नहीं होगा, सीक्रेट नहीं होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का एक समय लेवल ज़्यादा था, LH के सिक्रीशन को उसने रोक दिया है। तो याद रखेंगे ऐसे केसेस में LH मोस्ट ऑफ डेज सफिशिएंट लेवल पे नहीं रिलीज होता, रिजल्टेंट टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल मोस्ट ऑफ डेज डाउन रहता है और इस वजह से उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्लो हो जाता है, स्पर्म काउंट स्लो हो जाता है और उनमें स्टेरिलिटी आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल लग रहा है आपको, आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को रीड कीजिए। There is stimulation of the negative feedback control by testosterone on luteinizing hormone. Option A is correct. आप दूसरे जो ऑप्शंस पढ़ेंगे आपको ये ऑप्शंस लग जाएगा कि अनसुटेबल है। जैसे ऑप्शन बी पढ़िए, इंक्रीज्ड स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऐसा नहीं होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इस केस में जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। सी ऑप्शन देखिए, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टेस्टिकुलर टिश्यू। ऐसा भी नहीं है, टेस्टिस के जो टिश्यूज होंगे उनका ओवर ग्रोन होना स्टेरिलिटी का कारण नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, सप्रेशन ऑफ द नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड टिश्यू। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप याद रखिए इस इंटायर मैकेनिज्म में जो थायरोक्सिन है वो इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि जो थायरोक्सिन का रोल है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में है, सेक्सुअल मैच्योरिटी में है, लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब जब सेक्स ऑर्गन्स फुली ग्रोन कर गए उसके बाद थायरोक्सिन का फिजियोलॉजी में, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में रोल नहीं है। आप याद रखिए जो थायरोक्सिन का रोल है बिफोर प्यूबर्टी, जब ग्रोइंग एज होता है उस समय सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन के मैच्योरेशन, एनाटॉमिकल ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन में थायरोक्सिन का रोल है। लेकिन याद रखिए थायरोक्सिन जो है वो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में एनाटॉमिकल सपोर्ट तो देता है, मतलब हिस्टोलॉजिकल ग्रोथ कराता है, लेकिन जब ऑर्गन्स फुली हिस्टोलॉजिकली ग्रो कर चुके होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, तो उनकी फिजियोलॉजी में यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में थायरोक्सिन का रोल नहीं होता। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यूसली आप यूट्यूब चैनल को वॉच कीजिए। आपके लिए मैं इस तरह से NCERT के लाइंस लाता रहूँगा इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, और जो हिडन इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करता रहूँगा,
और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होंगे आप कोशिश कीजिए उसको नोट कीजिए, और क्वेश्चंस के बहाने आप अपने चैप्टर्स को, टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उसको रिलेटिवली फोकस कीजिए अपने स्टडीज़ में। और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को आपके सामने लाऊंगा जो एनसीईआरटी रिलेटेड हो, जिसके लाइंस एनसीईआरटी में हो, लेकिन आपने कभी शायद नोटिस ना किया हो और एनसीईआरटी लाइंस को एक्सप्लेन ना किया हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, क्वेश्चंस के बहाने, ऑप्शंस के बहाने, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वाइड रेंज पे आए, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जो है वो इन्हेंस करे, और इन्फॉर्मेशन भी आपका रिलेटिवली बेहतर हो। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूअसली वॉच कीजिए। मैं रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप रेगुलरली वॉच कीजिए।